तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्व अनुमानित परीक्षा 2023-24 कक्षा द्वादश यानी क्लास 12 का विषय रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र। ये आपके पूर्व अनुमानित परीक्षा 2023-24 प्री बोर्ड एग्जाम 2023-24 क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं तो आप इस ये वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलते हैं। सभी आपको प्री बोर्ड क्वेश्चन सभी प्री बोर्ड क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पीडीएफ भी आपको साथ में प्रोवाइड की जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं, क्या आते हैं, सबसे पहले हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? 8 ग्राम NaOH, क्या 8 ग्राम NaOH 400 मिलीलीटर विलियन में घुला है तो विलियन की नॉर्मलता होगी। तो नॉर्मलता तो आप आंसर से निकाल ही लेंगे। तो उसको सूत्र हम यहाँ पर आंसर आपको बता देते हैं, आपको सॉल्व करना है और अपना आंसर टिक करना है। 0.5, 2.5, 2.0, 0.05। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 0.5 होगा। क्या होगा? 0.5। तो आंसर क्या कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ आंसर आपका का वाला यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो शुद्ध कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आपको बतानी है। तो शुद्ध कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? क्या होती है? एस इनवर्स होती है, यानी कि सेकेंड इनवर्स होती है। क्या होती है? सेकेंड इनवर्स होती है। तो सूर्य कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेकेंड इनवर्स होती है। क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट है गाटरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा इसमें बेंजीन बनाता है। बेंजल क्लोराइड, बेंजल्डिहाइड, टॉल्यूइन, फिनॉल। तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया द्वारा बेंजीन क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो यह आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देती है। तो यहाँ पर देखिए कार्बिल अमीन अभिक्रिया किसके साथ नहीं देती है? कार्बिल अमीन अभिक्रिया 2 डिग्री और जो 3 डिग्री अमीन होती है उसके साथ कार्बिल अमीन जो है वो अभिक्रिया नहीं देती है। कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर ये ओनली किसके साथ करती है? 1 डिग्री के साथ करती है। अब 1 डिग्री कौन सी अमीन अमीन होता है? जैसे R-NH2 है, तो ये क्या है? ये 1 डिग्री है। और 2 डिग्री कैसे पहचानेंगे? 2 डिग्री होगी, देखिए NH क्या होगी? NH यहाँ पर हो जाएंगे 2R, यहाँ पर आपके जुड़ जाएंगे, तो ये 2 डिग्री हो गया है। अगर आपसे 3 डिग्री कहता है तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा R R R। तो यहाँ पर R क्या है? ये एल्किल समूह इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये 3 डिग्री अमीन हो जाएगी। लेकिन जो अमीन होती है वो किसके साथ कार्बिल अमीन अभिक्रिया कब होती है? जब होता है 1 डिग्री अमीन, यानी कि R क्या होता है? R-NH2 होता है, तब ये जो कार्बिल अमीन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा, देख CH3 CH2 NH2 ये क्या है? एक कितनी है? 1 डिग्री है। तो ये आपकी अमीन अभिक्रिया देगी। CH2 NH2 ये भी 1 डिग्री है। C6H5NH2 ये भी 1 डिग्री है। लेकिन CH3 यहाँ पर देखिए NH के साथ में क्या हो गया है? एक R ये जुड़ा है, एक R ये जुड़ा है, यानी कि 2 R जुड़े हैं। तो ये क्या है? 2 डिग्री अमीन है। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका गा वाला करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देती है, तो ये आपका 2 डिग्री जो अमीन है वो कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम तो सबको पता होगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बोलिक अम्ल है। क्या बता रहा है? कार्बोलिक अम्ल है। फिनॉल, टॉल्यूइन, DDT इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोलिक अम्ल कौन सा है? कार्बोलिक अम्ल होता है फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल कार्बोलिक अम्ल होता है। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा,
फीडॉल। क्या हो जाएगा? फीडॉल हो जाएगा। कार्बोलिक अम्ल कौन सा है? फीडॉल। इसके बाद इसमें इंग्लिश वर्जन आपको दिया गया है, तो इंग्लिश वर्जन जिसको देखना वो इंग्लिश वर्जन देख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरे के कहाँ पर आ जाते हैं, वो आपके क्या है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। कैसे है? 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन है, उनको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को परिभाषित कीजिए, यानी कि कोटि की आणविकता और कोटि क्या होती है उसको परिभाषित कीजिए। डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वथनांक में उड्डयन को परिभाषित कीजिए तथा मोलल उड्डयनांक स्थिरांक केबी और डेल्टा टीवी में संबंध लिखिए। क्या है? सबसे पहले क्वथनांक उड्डयन को परिभाषित करना है तथा मोलल उड्डयनांक स्थिरांक तथा डेल्टा टीवी में उड्डयन लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का तीसरा है 40% K2CH3 के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये आप कितने नंबर में? 2 नंबर में आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है कोलराउस का नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो कोलराउस का नियम जो है आपसे हर क्वेश्चन में 100% आपको दिख जाएगा, या फिर उससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल दिख जाएगा। तो कोलराउस का नियम आपको 100% आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? उप सहसंयोजक संख्या को उदाहरण सहित लिखिए। डिफाइन दी कोऑर्डिनेशन नंबर विद एग्जाम्पल। यहाँ पर है प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। क्या है? एक्सप्लेन डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत अपकरण संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है? तो उपसहसंयोजक संख्या को उदाहरण द्वारा समझाइए, प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए, फैराडे के विद्युत अपकरण संबंधी नियम लिखिए। तो यहाँ पर ये सभी आपको कितने कितने नंबर में चल रहा है? 2-2 नंबर में आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसके बाद लास्ट इसी में आपका बचता है क्वेश्चन प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो गया है फोटो बनाते समय, तो यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। तो अब आपको बोल के बता देते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10% यूरिया के जलीय विलयन का परासर दाब ज्ञात कीजिए। जबकि आपको एस बराबर दिया गया है 0.0821 मात्रक आपको दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है परासर दाब। तो परासर दाब क्या आ जाएगा? 2.46 क्या आ जाएगा? 2.46 ATM इसका परासर दाब होगा। इसके बाद इसी का खा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99% भाग पूर्ण होने के लिए लगा समय उसके 90% भाग पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या सिद्ध करना था? सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 99% भाग पूर्ण होने में लगा समय उसके 90% भाग पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये आपको सिद्ध करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोड विभव और मारक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए और ई डॉट में संबद्ध समीकरण लिखिए। यानी कि सबसे पहले आपको बताना है इलेक्ट्रोड विभव और मारक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। इसके बाद ई डॉट में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को लिखिए, यानी कि ई डॉट वाला आपको जो होता है डेल्सिट समीकरण वो यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा डी का पूरा नाम लिखिए। तो डी का पूरा नाम क्या होता है? डी से डाई क्लोरो डाईफिनाइल क्या होता है? डाई क्लोरो डाई मिथाइल ट्राई क्लोरो इथेन क्या होता है? ट्राई क्लोरो इथेन। एक बार फिर से फुल फॉर्म सुनेंगे, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन इसका फुल फॉर्म होता है। वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको लिखना होगा। इसके बाद है निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिकों का आयुपेशी आपको नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर हम नाम एक बार लिख देते हैं किसका किसका पूछा गया। K4FeCN6 ये आपको एक पहला पूछा गया था। दूसरा आपका क्या? दूसरा था कोष्टक में बंद FeCO6 ये आपसे पूछा गया था। तीसरा आपसे क्या पूछा गया था? तीसरा आपसे पूछा गया था CrNH3 तो इसकी जो PDF है उसमें आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, तो वहाँ से आप लोग उसे देख लीजिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा था आपका CuNH3 का होल 4 इसको बंद था SO4। तो ये आपके चारों क्या थे? उप सहसंयोजक यौगिक थे। इनके आपको क्या लिखने थे? आयुपेशी नाम लिखने थे। इसके बाद नेक्स्ट है HCl NaCl CH3CONO के लिए हमको दिया गया है
समतुल्य चालकत्व यानी कि अनंत तरुता पर हमको इसकी मोलरता दी गई क्रमशः 426.1, 126.5 और 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोर इनवर्स हो। तो एस्टिक अम्ल के लिए समतुल्य चालकत्व अनंत तरुता पर आपको ज्ञात करना, किस पर ज्ञात करना है, अनंत तरुता पर ज्ञात करना है। और ये न्यूमेरिकल आपको 4 नंबर में दिया गया है, ये आपको करना होगा। इसके बाद गा क्वेश्चन है जो आपको सेल से रिलेटेड आपको दिया गया मैग्नीशियम, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है सेतु स्लैश Mg की पावर +2 0.1 इसकी मोलर सांद्रता आपको दी गई। इसके बाद ये सेतु बना हुआ है। इसके बाद कॉपर +2, इसके बाद यहाँ पर कॉपर है। सेल का आपको ईएमएफ की गणना करनी है, विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। और यहाँ पर ये आपको ई डॉट दिए गए हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, ईएमएफ की आपको गणना करनी होगी। इसके बाद लास्ट है इसका लिगेंड किसे कहते हैं, दंतुता के आधार पर इसका वर्गीकरण कीजिए। यानी कि लिगेंड किसे कहते हैं, तो इसे दंतुता के आधार पर आपको वर्णन करना, एक दंतुक द्विदंतुक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों में पर इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह जैसे NO2 की उपस्थिति में हेलोएरिन क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है, ये आपको बताना है। अथवा अगर आपको ये नहीं करना है तो दूसरा आप कर सकते हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। तो ये नेमिंग रिएक्शन आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो नेमिंग रिएक्शन आपको याद कर लेनी है। पहला है बुडोज अभिक्रिया, बुडोज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। तो तीनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन है, थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजमेंट है, तो इसे आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है खा, इसी का क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। क्या अभिक्रिया है, पहली है रोजेनवुड अपचेन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया और सिमिट अभिक्रिया। कि नेमिंग रिएक्शन देख से आपसे बार बार नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है, तो नेमिंग रिएक्शन आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद अथवा में अगर आपको वो नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं हाउ टू गेट, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे। गिव केमिकल रिएक्शन आपको दे रही है। पहला है टालविन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, एस्टल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म, फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिकल, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। तो ये कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर वाली नेमिंग रिएक्शन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल के पहचान के लिए 2 विधियां लिखिए। यानी कि एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया आपको समझानी है। साथ में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल की पहचान के लिए आप लुकास अपकर्मक का प्रयोग कर सकते हैं। 2 विधियां आपको लिखनी है। इसी के साथ में आपको इसका खा प्रश्न दिया जाता है। एथिल एमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ होती है। तो इसको करने पर आपको मिलेंगे 5 नंबर। कितने मिलेंगे? 5 नंबर। इसके बाद अथवा में आपको दिया गया है, क्या अथवा में दिया गया है निम्नलिखित विटामिनों के रासायनिक नाम लिखिए। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे। सबसे पहले है विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके बाद है विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी। तो विटामिन डी का नाम क्या है? विटामिन डी का नाम है ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या है? ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या है? ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। इसके बाद विटामिन ई है। तो विटामिन ई का नाम क्या है? विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। क्या नाम है? इसका नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। इसके बाद विटामिन B6। तो विटामिन B6 का क्या नाम है? विटामिन B6 का नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है पायरोडोक्सिन। क्या नाम है? पायरोडोक्सिन। इसके बाद 11 प्रश्न है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? नोट कर लेंगे आप लोग। इसका नाम है कोबाल। क्या नाम है? कोबालमिन। क्या नाम है? कोबालमिन। क्या नाम है? कोबालमिन। क्या नाम है? कोबालमिन। तो ये आपको विटामिन के रासायनिक नाम लिखने थे। अगर आप रासायनिक नाम लिख सकते थे या फिर अथवा में ऊपर वाला कर सकते थे, तो दोनों में से आपको कोई एक करना था। तो ये आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा जिससे इस पेपर का वो भी फायदा उठा सके।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से जाकर इसकी आप लोग जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।